Good morning to all. In today's session, we are going to discuss financial reforms in banks, जो आपके बैंक पीओ एंड आईबीपीएस एसओ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, जो आपका टॉपिक है फाइनेंशियल रिफॉर्म्स इन बैंक्स, दैट मीन्स कि थ्रू आउट द टॉपिक हम ये डिस्कस करेंगे कि जो आपका बैंकिंग सिस्टम है उनमें कैसे कैसे रिफॉर्म हुए हैं, है ना। पहले से लेके अब तक में क्या क्या रिफॉर्म हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, रिफॉर्म होने का मतलब ये है कि कुछ लॉज एंड रेगुलेशन चेंज हुए होंगे, कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस जो हम पहले से फॉलो करते आ रहे हैं वो चेंज हुए होंगे, कहाँ पे, बैंकों में, है ना। और कुछ बैंकिंग अथॉरिटी जो बैंकिंग सेक्टर की थी वो चेंज हुए होंगे, ठीक है। तो हम इन्हीं सबको डिस्कस करेंगे। अब जब भी कोई फाइनेंशियल बैंक में रिफॉर्म लाता है, वो क्यों लाता है, उसका एम ये होता है कि जो बैंक है वो और इफ़िशिएंटली वर्क करे, ट्रांसपेरेंट हो, और बैंक की जो स्टेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाए। तो इसीलिए तो ये सारे रिफॉर्म लाए जाते हैं। अब देखो, कुछ ऑब्जेक्टिव जो बैंकिंग फाइनेंशियल रिफॉर्म के है वो क्या है कि ये इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि टू इन्हेंस स्टेबिलिटी एंड रिड्यूस रिस्क, ठीक है। स्टेबिलिटी को बढ़ाने में और रिड्यूस को रिस्क, मतलब जो रिस्क है उसको रिड्यूस करने के लिए, इफ़िशियंसी को इम्प्रूव करने के लिए। अब इफ़िशियंसी को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नए इनोवेशन आइडियाज़ कंपटीशन में लेके आने पड़ेंगे, है ना। जैसे अभी आपका जो बैंकिंग सिस्टम है, जैसे आज हम यूपीआई यूज करते हैं, गूगल पे वगैरह यूज करते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, बैंक की इफ़िशियंसी को इम्प्रूव कर रहे हैं ना। प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये भी ऑब्जेक्टिव है। ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी कैसे, आज आप जो भी अपने पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजते हो तो उसके सारे डिटेल आपके पास होते हैं। दैट मीन्स कि बैंक आपको इंश्योर कर रही है, ट्रांसपेरेंसी में इंश्योर कर रही है, ठीक है। सपोर्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, देखो बैंक जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है। कैसे, बैंक जो है कि जो बिजनेस करता है ना, बैंक जो पैसे लोगों को बढ़ाता है, मतलब जैसे कोई सेक्टर है उसके पास ज़्यादा पैसे है, ठीक है, और किसी के पास कम पैसे है, ठीक है, तो ये अपने ज़्यादा पैसे को इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए उस पैसे पे बैंक में सबमिट करता है। और बैंक क्या करता है, इसे दूसरे लोगों को देता है जिनके पास, जो बारोवर्स को देता है पैसे ना, लोन एज इन फॉर्म ऑफ लोन। तो बैंक इनसे इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। तो ये फर्दर डेवलप करते हैं तो इकोनॉमी भी डेवलप होती है, ठीक है। अब देखो कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो, बैंक्स इन इंडिया हैव विटनेस्ड अ रेडिकल चेंज फ्रॉम कन्वेंशनल बैंकिंग टू कन्वीनियंस बैंकिंग। अब देखो यार, जो पहले हमारा बैंकिंग सिस्टम हुआ करता था, है ना, लाइक अ डिकेड एगो, 10 साल पहले, कैसा था कि लोगों को बैंक में जाना पड़ता था, है ना, उसकी जितनी भी फॉर्मेलिटी है उसे पूरा करना था। अपने पैसे निकालने हो तो भी बैंक जाना पड़ता था, है ना, और कहीं पैसे भेजने हो तो भी बैंक जाना पड़ता था। बट अब जो मॉडर्न बैंकिंग आपका रिफॉर्म जितने भी हुए हैं उससे क्या होता है कि आपको काफ़ी कन्वीनियंस, काफ़ी सुविधा मिली है ना। आप बस घर बैठे बैठे मोबाइल का यूज करके थ्रू यूपीआई एक जगह से दूसरी जगह पैसे ट्रांसफ़र कर ले रहे हो, रिसीव कर ले रहे हो, है ना, बिना किसी बैंक की, लाइक फिजिकल, बिना किसी बैंक की अवेलेबिलिटी की मदद पे है, यानी कि आपको बैंक जाना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब देख लो कुछ रिमार्केबल रिफॉर्म जो आपके बैंकिंग सेक्टर में हुए हैं। पहला तो है स्विफ्ट। स्विफ्ट का क्या फुल फॉर्म होता है, कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में। स्विफ्ट का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। अब देखो, ये नाम से ही सजेस्ट कर रहा है वर्ल्ड वाइड, दैट मीन्स कि इसमें जो ट्रांसैक्शन होते हैं वो वर्ल्ड वाइड हो सकते हैं। एक पर्सन किसी भी कंट्री का हो, वो बाय द बाय दिस रिफॉर्म, है ना, ये जो रिफॉर्म हुए हैं उससे एक कंट्री से दूसरे कंट्री या फिर कहीं भी वो पैसे ट्रांसैक्ट कर सकता है, पैसे भेज सकता है, ठीक है। तो इसको इसको जो हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन सिस्टम भी कहते हैं स्विफ्ट को, ठीक है। स्विफ्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, बेल्जियम से, ठीक।
अभी का जो रिसेंट डेटा वो तो नहीं पता, बट 200 से ज़्यादा कंट्री ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है स्विफ्ट को, ठीक है। स्विफ्ट एक नॉन प्रॉफिटेबल कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक है। स्विफ्ट का बस काम होता है कि वो पूरे का मतलब थ्रू वर्ल्ड वाइड पैसे को सेंड कर ले, रिसीव कर ले, ये काम होता है, ठीक है। स्विफ्ट को हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांसफ़र भी कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर एंड स्टैंडर्डाइज मेथड है पैसे को भेजने का और रिसीव करने का, एनी वेयर इन द वर्ल्ड। बोला ना, स्विफ्ट से आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी पैसे भेज सकते हो स्विफ्ट में, ठीक है। तो ये तो कितने बड़े रिफॉर्म हुए हैं भाई। तो अभी देखो 16 बेसिक सिक्योरिटीज़, अभी देखो ये पूछता नहीं है, बट जो स्विफ्ट में 16 बेसिक सिक्योरिटी प्रिंसिपल है जो स्विफ्ट ने अपनाया है। लाइक वो क्या क्या हुआ है, 1 ट्रांजैक्शन पर मैसेज, ये है मैंडेटरी फील्ड मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है। स्टैंडर्ड कोड का यूज होना चाहिए, कुछ मार्केट प्रैक्टिसेस को फॉलो करनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आप ये मेजर चीज़ें मैंने बता दिया, आप चाहे तो चेक कर सकते हो, ज़्यादा पूछता नहीं एग्जाम में। स्विफ्ट पेमेंट में क्या होता है कि स्विफ्ट पेमेंट जो मतलब स्विफ्ट अकाउंट जो होता है उसमें 8 to 11 डिजिट के कैरेक्टर कोड होते हैं जिसे हम बैंक आइडेंटिफायर कहते हैं, ठीक है। और पहला जो 4 स्टैंडर्ड कोड होता है वो ये बताता है कि पैसे किस बैंक से ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, ठीक है, किस बैंक में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, ठीक है। नाउ आरटीजीएस, अब देखो आरटीजीएस आप सभी ने सुना होगा, आरटीजीएस सभी लोग करते हैं। तो आरटीजीएस की जो मिनिमम लिमिट है वो 2 लाख है, मैक्सिमम लिमिट कुछ भी नहीं है। मैक्सिमम लिमिट 2 लाख से ऊपर कुछ भी हो सकती है, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट 2 लाख से ऊपर कुछ भी हो सकती है। तो ये जो आरटीजीएस सिस्टम है इंडिया में कब लॉन्च हुआ था, 29 अप्रैल 2004, है ना, 29 अप्रैल 2004 में। ये एक देखो आरटीजीएस सिस्टम क्या है, एक फंड ट्रांसफ़र ना, पैसे अमाउंट ट्रांसफ़र करने का एक मैकेनिज्म है, ठीक है। बिग अमाउंट ज़्यादातर ट्रांसफ़र किया जाता है, बिग अमाउंट लाइक अमाउंट 2 लाख आर एबव देन 2 लाख, है ना, आरटीजीएस सिस्टम से, ठीक है। तो आरटीजीएस में एक तो ये भी होता है कि आरटीजीएस जब कोई इंसान करता है जिसका बैंक में अकाउंट हो, तो उसमें वो जो डेट टाइम लिखा रहता है, तो उसी डेट और टाइम को जो बैंक है पैसे दूसरे के अकाउंट में पहुंचाती है जब भी आप आरटीजीएस करते हो, ठीक है। बैंक जो है डिले नहीं करती आरटीजीएस प्रोसेस में, कुछ भी हो जाए। नाउ ठीक है, आरटीजीएस देखो, आरटीजीएस जो है 24/7 अवेलेबल हो गया था 4 दिसंबर 2020 से। जो आरटीजीएस प्रोसेस है वो 24/7 हो चुका था, ठीक है। आप पूरे साल 24 घंटे कर सकते हो आरटीजीएस, ठीक। आरटीजीएस के लिए लेकिन मिनिमम लिमिट कितनी थी, 2 लाख आर एबव, है ना, 2 लाख आर एबव, तभी आप आरटीजीएस करोगे। आरटीजीएस करने के लिए ये क्राइटेरिया है कि आपका जो अमाउंट है वो 2 लाख या उससे ऊपर होना चाहिए। नाउ नेफ्ट क्या है, देखो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इसे कब इंट्रोड्यूस किया गया था, नवंबर 2005 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, नवंबर 2005। तो ये जो नेफ्ट है वो क्या करता है, ये फंड को क्विकली ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। बैंक की कस्टमर की जो भी फंड है उनको क्विकली ट्रांसफ़र करने के लिए ये मैकेनिज्म लाया गया था, ये रिफॉर्म को लाया गया था, ठीक है। अब देखो, देयर इज नो लिमिट आइदर मिनिमम और मैक्सिमम ऑन अमाउंट ऑफ फंड्स दैट कुड बी ट्रांसफर्ड यूजिंग नेफ्ट। अब देखो यार, जो नेफ्ट होता है ना, वो तो पहले हमने क्या जाना कि ये मतलब जो फंड है उनको मतलब जो कस्टमर के फंड है, जो पैसे हैं, उनको क्विकली ट्रांसफ़र करने के लिए इस मैकेनिज्म को लाया गया है, ठीक है। और देखो इसमें क्या होता है, कोई भी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट नहीं है। आप चाहो तो छोटा अमाउंट भी ट्रांसफ़र कर सकते हो तुरंत, बड़ा भी अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। ये भी देखो 24/7 ये भी चलता है, आप मतलब इवन हॉलीडेज को भी चलता है, ठीक है। ये कब से ये स्टार्ट हुआ 24/7 चलना, दिसंबर 2019 से, ठीक है। देखो यार ये सब इम्पोर्टेंट नहीं, तो मैं मतलब जो चीज़ें बेसिक है इम्पोर्टेंट नहीं उसको मैं टच नहीं कर रहा हूँ। नाउ अब देखो, फंड ट्रांसफ़र वाया नेफ्ट इनिशिएटेड ऑनलाइन वाया इंटरनेट बैंकिंग चैनल्स इज़ नॉट चार्जेबल। अब देखो
जब हम कभी भी वाया इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जो नेफ्ट ट्रांसफ़र है ना, इसका कोई टैक्स वगैरह नहीं लगता है ना, कुछ भी चार्जेस नहीं कटते। बट अगर बट अगर आप बट अगर जो भी मैक्सिमम चार्जेस जो कट सकते हैं वो बस कितना है, 25 रुपये है, ठीक है, 25 एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, ठीक है। नेफ्ट की फैसिलिटी जब आप यूज करते हो तो मैक्सिमम 25 रुपये आपके कटते हैं, ठीक है। आरबीआई ने फर्दर क्या किया, आरबीआई ने जो नेफ्ट की फैसिलिटी है वो नॉन पेमेंट बैंक को भी दे रखा है। जैसे नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम को क्या क्या होते हैं, पेटीएम, एयरटेल वॉलेट, पेमेंट बैंक्स, इनको भी नेफ्ट को ये एसएच कर ले, इनको भी आरबीआई ने दे रखा है, ठीक है। नाउ एम आई सी आर क्या है? देखो, एम आई सी आर वही चीज़ें हैं जैसा आपका लाइक एम आई सी आर क्या होता है, जैसे कि आपका चेक है ना, ये चेक में सबसे नीचे ये एम आई सी आर नंबर लिखा होता है। ये एम आई सी आर नंबर कितने डिजिट का होता है? 9 डिजिट का होता है। तो इससे क्या होता है कि जो चेक में जो आपका फिजिकल चीज़ें जो लिखी होती है ना, उसे इलेक्ट्रॉनिकली उसे एक्सेप्ट करके उसे रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो 9 डिजिट नंबर है वो लगभग सारे इन्फॉर्मेशन को कन्वे करती है, ठीक है। जो भी अकाउंट होल्डर है उसके सारे इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर लेती है 9 डिजिट नंबर। अब इस 9 डिजिट नंबर में जो पहला 3 नंबर है ना, किसमें? एम आई सी आर, जो चेक में ये यूज होता है, चेक में एम आई सी आर कहाँ यूज होता है? चेक में। और ये सबसे नीचे साइड होता है चेक में, ये 9 डिजिट का नंबर होता है, याद रखना। तो जो इसमें पहला 3 डिजिट है वो सिटी को बताता है, जो नेक्स्ट 3 डिजिट है वो बैंक कोड बताता है, ठीक है। पहला 3 डिजिट सिटी को बताएगा कि किस सिटी में वो बैंक है। अगला 3 डिजिट जो है, 9 डिजिट होता है टोटल, अगला 3 डिजिट बैंक के कोड को बताएगा। फिर अगला 3 डिजिट बैंक के ब्रांचेस को बताएगा। एक बैंक के बहुत ब्रांचेस हो सकते हैं ना यार, ठीक है। नाउ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 19 दिसंबर 2008। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एनपीसीआई जो है आपका फर्दर रेगुलेटरी अथॉरिटी हो जाती है बहुत सारी चीज़ों की, जैसे आपका यूपीआई हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया, उन सब का ये क्या है? रेगुलेटरी अथॉरिटी है एनपीसीआई। नॉन एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 19 दिसंबर 2008। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है। एनपीसीआई इज़ एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। मैंने बोला ना, एनपीसीआई क्या करता है? एक ऐसा रिफॉर्म है जो आपकी बहुत सारे पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम है उसको मैनेज करता है, देखता है ना, कंट्रोल करता है, ठीक है। इंडियन बैंक से अंडर द, ठीक है, प्रोविजन ऑफ पेमेंट सेटलमेंट, ये एक्ट, ये 2007 में ये एक्ट आया था। 2007 में ये एक्ट आया था एनपीसीआई, और 2008 से स्टेब्लिश, अरे 2008 से ये कमेंस हो गया, ठीक है। और ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी अंडर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये जो इसके लिए जो प्रोविज़न है ना, सेक्शन 8 में दे रखा है आप, कंपनीज एक्ट 2013। अब जब कंपनी एक्ट 2013 देखोगे तो सेक्शन 8 में एनपीसीआई के लिए प्रोविज़न दे रखा है, ठीक है। नाउ अब देखो, ये जो एनपीसीआई है, ये जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ये क्या करता है? ये लीड करता है ना, ये लीडिंग रोल, मतलब इट हैज़ स्टार्टेड द डेवलपमेंट फॉर अदर बैंक के लिए ना, जैसे कि जो रुपए हो गया और सारे जो मेथड हो गया बैंक के, है ना, उनको इसने यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि ताकि जो बैंक पे डिपेंडेंसी है, इंटरनेशनल स्कीम या फिर बैंक पे जो भी है डिपेंडेंसी, उसको कम किया जाए, ठीक है। अब देखो, जो एनपीसीआई है, एनपीसीआई ने ही रुपे कार्ड और आईएमपीएस सर्विस को इंक्लूड करा था, ठीक है। नाउ नेशनल फाइनेंशियल स्विच। अब देखो, नेशनल फाइनेंशियल स्विच क्या है? ये एटीएम जितने भी होते हैं, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है?
ऑटोमेटेड टेलर मशीन है ना, उनके द्वारा ये यूज किया जाता है, ठीक है। और इसका फंक्शन करना ये कब से स्टार्ट हुआ? 27 अगस्त 2004 से, 27 अगस्त 2004 से ये जो आपका NFS है ना, नेशनल फाइनेंशियल स्विचेस, इसने स्टार्ट, मतलब ये वहाँ से स्टार्ट होना शुरू हुआ, ठीक है। ठीक, नाउ चेक ट्रंकेशन सिस्टम। अब देखो जो ट्रंकेशन टर्म है ना, चेक ट्रंकेशन सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। अब जो देखो ये जो चेक ट्रंकेशन सिस्टम है, इसमें जो टर्म है ट्रंकेशन, ट्रंकेशन का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग द फिजिकल मूवमेंट ऑफ पेपर चेक ड्यूरिंग द क्लियरिंग प्रोसेस एंड रिप्लेसिंग इट। देखो अब जब भी कुछ ट्रंकेशन होता है तो ट्रंकेशन में क्या होता है कि आप फिजिकल पेपर पे लाइक चेक वगैरह पे, है ना, जैसे जो चेक है पहले तो आप अपने अमाउंट को फिजिकली लिखते हो उस पर, ठीक है। तो फर्दर क्या होता है कि ट्रंकेशन प्रोसेस से आपका जो लिखा हुआ चीज़ है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कैप्चर कर लेते हैं, है ना, ट्रंकेशन प्रोसेस में। तो उससे क्या होता है कि जो आपका फिजिकल रिटर्न है उसको रिप्लेस करके आपका सेम डेटा इलेक्ट्रॉनिक इमेज में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रंकेशन, ठीक। अब देखो जो CTS है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम जो है, ठीक है, ये क्या कहता है? ये इमेज बेस्ड क्लियरिंग सिस्टम है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक इमेज को कैप्चर कर लेता है ना यार। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कब इनिशिएट किया था? 2010 में, ठीक है, स्टार्ट हो गया था। क्यों? क्योंकि जो चेक का क्लियर होने का जो प्रोसेस है उसको उसमें तेज़ी लाया जाए, इसलिए ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम लाया गया था। अगर ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम नहीं होता यार तो सोचो कितना हम लोग लाइक सभी फिजिकल चेक को लेकर इधर उधर कर रहे होते, कुछ खो जाता तो इसलिए ये जो है इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस कैप्चर करने का ये प्रोसेस, ट्रंकेशन ये प्रोसेस लाया गया, ठीक है, ताकि किसी का डेटा इधर उधर ना हो, ठीक। अब देखो इसमें क्या होता है कि आपका जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर है MICR, हमने देखा था ना कितने 9 डिजिट का होता है, जो चेक में सबसे नीचे लिखा होता है। MICR कहाँ होता है? अगर आपका जो चेक है ना, चेक के सबसे नीचे 9 डिजिट का नंबर लिखा होता है, उसी को जो चेक ट्रंकेशन सिस्टम है CTS है ना, उसी को कैप्चर करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है। जो नॉन CTS क्लियरिंग सेशन था उसको हमने कब डिसकंटिन्यू, RBI ने कब डिसकंटिन्यू किया? 31 दिसंबर 2018, ठीक है। डिसकंटिन्यू मतलब कि उस प्रोसेस को स्टॉप कर दिया गया। अब देखो आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, ये तो सभी जानते होंगे कितना ज़्यादा इस समय ये प्रैक्टिस में है। तो ये क्या है? न्यू पेमेंट सर्विस है ना, न्यू पेमेंट सर्विस है जो कौन कंट्रोल करता है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये कब लॉन्च हुआ था? 2008 में, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? आधार की जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसी का यूज करके हम पेमेंट ब्रिज सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। आप देखे होंगे कि लोग आजकल आधार का भी यूज करके पैसे को इधर उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं ना यार, अगर आपका बैंक अकाउंट से वो आधार लिंक हो तो। इसलिए इस सिस्टम को लाया गया, ठीक है, ताकि लोगों के लिए कन्वीनियंस रहे। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस क्या होता है? देखो अब इमीडिएट पेमेंट सर्विस ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 2012 में, ठीक है। एक पायलट प्रोग्राम है नेशनल प्रोग्राम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, ठीक है। पायलट प्रोग्राम मतलब ये जो है एक ऐसा मीडिएटर है जो अच्छे से रन कराता है, मतलब NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के प्रोविजंस को, ठीक है। अब देखो इमीडिएट पेमेंट सर्विस क्या होता है? इमीडिएट मतलब क्या होता है? तुरंत, है ना। तो ये क्या है? इंस्टेंट इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सर्विस है जो आप मोबाइल फ़ोन का यूज करके कर सकते हो, ठीक है। अब देखो RBI ने क्या किया इसमें? RBI ने किस में क्या किया? RBI ने इमीडिएट पेमेंट सर्विस में जो मिनिमम अमाउंट 2 लाख है उसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया, है ना। 5 लाख कर दिया, मतलब आप डेली बेसिस पे 5 लाख रुपए सेंड कर सकते हो, ठीक है। किस मेथड से?
इमीडिएट पेमेंट सर्विस मेथड से, ठीक। अब देखो करेंटली आईएमपीएस का इमीडिएट पेमेंट सर्विस की कितने मेंबर है, 647 मेंबर है, ठीक है। मतलब अब करेंट डाटा आप 2025 का मुझे नहीं पता, आप चेक कर लेना, ठीक है। नाउ ये सब छोड़ो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे यार, कि बैंक को काफ़ी फैसिलिटी मिले, है ना। और इसका गोल क्या रहता है कि जो जितने भी पैसे है उसका इलेक्ट्रॉनिफिकेशन हो, रिटेल पेमेंट का, है ना। आरबीआई ये चाहता है ना, कि आरबीआई का ये गोल रहता है कि जितने भी रिटेल पेमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा में फिट हो जाए, ठीक है, कंप्यूटर वगैरह में। और ये मोबाइल पेमेंट सर्विस को फैसिलिटेट करने के लिए भी है, ठीक है। नाउ आईएफएससी आईएफएससी कोड सभी जानते होंगे। ये 11 डिजिट का अल्फ़ा कोड होता है, ठीक है, जो सभी बैंक में होता है, ठीक। फर्स्ट 4 डिजिट क्या शो करता है, बैंक का अल्फ़ा नेम, और लास्ट लास्ट जो 10 लास्ट जो 6 7 डिजिट होता है वो बैंक की ब्रांच को बताता है, ठीक है। अल्फ़ा 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 न्यूमेरिक कोड है ना। आईएफएससी क्या है, आईएफएससी जो है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है, कितने डिजिट का होता है, 11 डिजिट का होता है, ठीक है। तो इसमें जो पहला 4 अल्फ़ा अल्फ़ा है ना, पहला जो 4 डिजिट है वो अल्फ़ाबेट्स को डिनोट करता है, बैंक के, ठीक है। और लास्ट जो 6 डिजिट है वो बैंक के ब्रांच को डिनोट करता है, ठीक। नाउ इंस्टेंट ट्रांसफ़र मनी, है ना, इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र फैसिलिटी, इसका हेडक्वार्टर क्या है, मुंबई में है, ठीक है। ये एक इनोवेटिव पेमेंट मेथड है जो कि मोबाइल फ़ोन से लिंक रहता है। आजकल सभी सभी मेथड्स ऑलमोस्ट मोबाइल फ़ोन से लिंक्ड ही है, ठीक है। और इसको लाइसेंस कौन देता है, आरबीआई देता है ना। आरबीआई ने इसे कैसा लाइसेंस दे रखा है, एज अ नेशनल पेमेंट सिस्टम है। क्या कौन सा नेशनल पेमेंट, ये एक जो इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र है ना फैसिलिटी है, वो भी एक नेशनल पेमेंट सिस्टम है, ठीक है। ठीक, इसका हेडक्वार्टर क्या है, मुंबई में है। यार देखो इतना डीप में नहीं आएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आई मीन। अब देखो जब भी हम इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र को यूज करते हैं तो जो बैंक है, बैंक बेनिफिशियरी अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, ना रिसीवर एंड से ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और ये इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाता है, और ये एटीएम को भी इनेबल कर देता है, ठीक। अब जो कोई पर्सन है अप टू 10,000 मतलब मोबाइल फ़ोन का यूज करके 10,000 रुपये भेज सकता है एक दिन में, और पूरे मंथ की लिमिट कितनी है, 25,000 है। किसमें, इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र फैसिलिटी में, ठीक है। नाउ नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ठीक है। ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस का क्या काम है, ये भी एक बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, ठीक है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विस देता है, ठीक है। तो ये किसको रिप्लेस करके आया है, मतलब ईसीएस को रिप्लेस करके आया है। ईसीएस क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस है, ठीक है। इसको रिप्लेस करके क्या आ गया, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ठीक है। ईसीएस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ठीक है। ये 1 मई 2016 में ये लॉन्च हुआ था, ठीक। ठीक है यार देखो ये बोथ डेबिट और क्रेडिट कार्ड को लेता है, फैसिलिटेट करता है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर में क्या है कि हर किसी का एक डिजिटल डेटा होता है, ये जो 7 डिजिट का नंबर होता है उससे को आप यूज करके पैसे को इधर उधर ट्रांसफ़र करते हो, ठीक है। ये सारे देख लो। नए बैंकिंग प्लेटफॉर्म को अब देखो, जैसे यूपीआई, ये सारे नए बैंकिंग प्लेटफॉर्म है ना। यूपीआई का कितना ज़्यादा यूज है आप सभी जानते ही हो आज के दौर में। तो यूपीआई कब लॉन्च किया गया था, 11 अप्रैल 2016 में। कहाँ पे, मुंबई में यूपीआई को लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब देखो 2025 तक 641 बैंक है जो यूपीआई सर्विसेज देते हैं। मतलब कि आप यूपीआई का यूज करके, करेंटली 641 बैंक है ना। दैट मीन्स कि आप यूपीआई का यूज करके और पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। और जो लिमिट है, एक दिन की लिमिट कितना है, 1 लाख रुपए,
हर दिन आप यूपीआई से सेंड कर सकते हो, ठीक है, 24/7 कभी भी। बट कितना लिमिट है? 1 लाख, ठीक। यूपीआई ऑटो पे, ठीक है, ये भी छोड़ो। आधार इनेबल्ड लॉन्च, अब आधार कार्ड का भी लोग यूज करके यार बैंकों में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना इधर उधर, तो ये उस लिए है, ठीक है। तो इसके कुछ फीचर्स वगैरह दे रखे हैं, फीचर्स तो आप सभी जानते हो, इजी टू यूज है, सेफ एंड सिक्योर है, ठीक है, आधार वगैरह, ठीक। अब इसको छोड़ दो यार, छोड़ दो अभी। भारत बिल पेमेंट सिस्टम है, ठीक है, ये किस लिए है? भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ठीक है, ये कब लॉन्च हुआ था? 31 अगस्त, मतलब किसके द्वारा लॉन्च हुआ गया था? एनपीसीआई ने कब इसे लॉन्च किया था? 31 अगस्त 2016 में, ठीक है। किस कमेटी के द्वारा ये रिकमेंड किया गया था? जी पदम भान कमेटी, ठीक है, जी पदम भान कमेटी, किसको? भारत बिल पेमेंट सिस्टम को, ठीक है। नाउ भारत क्यूआर, ये सभी जानते हो यार क्यूआर क्यों यूज होता है। ये एक डिजिटल मेथड है जो जो बस मर्चेंट को देने के लिए होता है, व्यापारियों के लिए ये होता है भारत क्यूआर, ठीक है, ठीक है। अब भीम, भीम सभी जानते हो, भीम क्या है? भीम जो आईडी है यार आजकल, भीम भीम कब लॉन्च हुआ था? 30 दिसंबर 2016 को। किसने लॉन्च कराया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। भीम क्या करता है? भीम जो है वर्चुअल पेमेंट को एड्रेस करता है, ठीक है, वर्चुअल पेमेंट को एड्रेस करता है, जो आप पैसे वैसे भेज लेते हो, ठीक है। तो दैट्स एनफ फॉर टुडे, मैंने काफ़ी ब्रीफ में डिस्कस कराया। और कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी करनी पड़ी क्योंकि टाइमिंग कम था यार। अब हम इसकी नेक्स्ट सेशन में इससे रिलेटेड पी वाई क्यूज़ और मॉक्स सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं जल्दी।